तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की चाइनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है द पेरिलियस इंटरनेट रिंग। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और दोस्तों इसकी स्टोरी कमाल की है क्योंकि ये मूवी नॉर्मल हॉरर मूवी की तरह हमें दिखाई जाती है, पर जब मूवी की एंडिंग आती है तो मूवी की एंडिंग सब कुछ बदल देती है। इस मूवी में हमें भूत वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं और IMDb ने इस मूवी को 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द पेरिलियस इंटरनेट रिंग मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है जिशान और उसकी गर्लफ्रेंड जिंग होंग को दिखाते हुए। दोस्तों आप लोग यहाँ पे से जिशान का नाम याद रखना। अब वो दोनों समुंदर के किनारे टहल रहे थे, पर जिशान कुछ भी नहीं बोल रहा था और तभी आसपास के सारे लोग गायब हो जाते हैं। अब जिंग होंग को एक लंबे बालों वाली आत्मा दिखाई देती है और वो डरने लगती है। जिंग होंग जिशान को भागने के लिए बोलती है, पर जिशान अपनी जगह से नहीं हिलता। यहाँ से सीन जाता है लैपटॉप के बाहर। जी हाँ दोस्तों, ये सब बस एक कहानी थी जो जिंग होंग पढ़ रही थी। उस कहानी के अंदर जिंग होंग का कैरेक्टर था और अब जिंग होंग अपनी दोस्त शाओना को फोन करती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जिंग होंग, शाओना और कुछ और लोगों ने मिलके एक किताब को लिखा था जिसका नाम था फॉलन स्टार टावर। हमें पता चलता है कि उन लोगों ने उस किताब को लिखना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था, पर जो किताब थी उस किताब के अंदर उन्हीं लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को डाला था। मतलब जो वो लोग रियल लाइफ में थे उसी के बारे में उन्होंने किताब के अंदर लिखा था। अब इतने सालों तक किताब के बारे में किसी को कुछ भी याद नहीं था, पर अब 3 साल बाद जिंग होंग को किसी आदमी ने उनकी किताब के एक लास्ट चैप्टर का लिंक भेजा है जो उन दोस्तों में से किसी ने भी नहीं लिखा। वो लास्ट चैप्टर डरावना होता है और उस चैप्टर के अंदर जिंग होंग की ही कहानी लिखी थी और इसलिए जिंग होंग डर रही थी। जिंग होंग अब शाओना को बैठकर आगे की कहानी बताती है, जिसमें कहानी के अंदर जिंग होंग जिशान को छोड़कर भाग जाती है। जिंग होंग भागकर एक पुराने हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पे वो लंबे बालों वाली आत्मा उसका पीछा करती हुई आ जाती है और एंड में जिंग होंग फंस जाती है और वो आत्मा उसे पकड़ लेती है। आत्मा जिंग होंग से उसका गला कटवा देती है और जिंग होंग मारी जाती है। यहाँ से सीन जाता है नुओ नाम की एक लड़की पे जो जिंग होंग की बहन है और जिंग होंग अब नुओ को फोन करती है क्योंकि वो अपनी मौत की कहानी पढ़कर डर गई थी। जिंग होंग अब नुओ को बोलती है कि क्या वो एक रात के लिए उसके घर पे आ सकती है, पर अचानक ही जिंग होंग फोन काट देती है। सीन जिंग होंग पे जाता है जिसे अचानक ही डर लगने लगता है और फिर कोई चीज जिंग होंग की तरफ बढ़ती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है और सीन कट हो जाता है। अब सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे नुओ कॉलेज में सोच रही थी कि उसकी बहन उसके घर क्यों नहीं आई। क्लास में उस टाइम पे तोंग नाम का एक प्रोफेसर अपना साइकोलॉजी का लेक्चर दे रहा था जिसमें वो बता रहा था कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। नुओ का एक दोस्त भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मामिंग, और मामिंग प्रोफेसर की बातों से डिबेट करने लगता है और हम लोग देखते हैं कि मामिंग भूतों पे यकीन करता है। क्लास के बाद नुओ अपनी बहन को कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठाती और फिर नुओ पहुंचती है जिंग होंग के घर। जिंग होंग घर का दरवाजा भी नहीं खोलती, पर गेट के नीचे से खून निकल रहा था और अब हमें पता चलता है कि जिंग होंग बुरी तरीके से मर चुकी है। उसका गला बुरी तरीके से कटा हुआ होता है, पर पुलिस को मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिलता। नुओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और पुलिस के हिसाब से जिंग होंग ने खुदकुशी करी है, पर नुओ को इस बात पे यकीन नहीं होता। नुओ इस बात से डिप्रेस्ड हो जाती है और फिर नुओ जाती है मामिंग के पास। अब नुओ नॉर्मली मामिंग से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर नुओ को ये पता था कि मामिंग ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में माहिर है क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है। नुओ मामिंग को बताती है कि उसकी बहन मर चुकी है, पर किसी ने उसका मर्डर नहीं किया है। मामिंग थोड़ा केस में इन्वॉल्व होता है और कंक्लूजन निकालता है कि अगर जिंग होंग ने खुदकुशी नहीं करी और ना ही उसका मर्डर किया गया है तो जरूर उसके पीछे कोई भूत पड़ा होगा।
ये बात सुन के नुओ वहां से जाने लगती है, पर मामिंग उसे रोकता है और उसे बोलता है जिंगहोंग के फोन और लैपटॉप को चेक करने के लिए। नुओ अब जाके जिंगहोंग का लैपटॉप चेक करती है और से मिलती है जिंगहोंग और शाओना की बातें। उन बातों में नुओ को उस लास्ट चैप्टर का लिंक मिलता है जो किसी अननोन आदमी ने जिंगहोंग को भेजा था। नुओ अब उस लास्ट चैप्टर को पढ़ने लगती है, पर पढ़ते पढ़ते उसे सुनाई देता है अपना नाम। नुओ को अब लगने लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो, पर कमरे में कोई भी नहीं था। यहाँ पे हम लोग नुओ के पीछे उस लंबे बालों वाली लड़की को भी देख पाते हैं, और जब नुओ कहानी को पढ़ना कंटिन्यू करती है तो अचानक ही सारे के सारे शब्द उलट पुलट हो जाते हैं और अब नुओ एक बहुत ही डरावने विजन के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें वो लंबे बालों वाली लड़की नुओ को जकड़ लेती है और नुओ बुरी तरीके से चिल्लाती है। हम लोग अब अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये कहानी मामूली कहानी नहीं है और अब नुओ के पीछे भी वो आत्मा पड़ गई है। यहाँ से सीन जाता है मिंग नाम के एक लड़के पे, जिसकी वाइफ होती है लियू। हम लोगों को पता चलता है कि मिंग और लियू भी शाओना और जिंगहोंग के दोस्त थे जिन्होंने बुक लिखने में मदद करी थी, और अब मिंग को भी उसी अननोन आदमी ने उस बुक के लास्ट चैप्टर का लिंक भेजा है। यहाँ पे अब लियू सोने के लिए चली जाती है, पर मिंग उस चैप्टर को पढ़ता है। उस चैप्टर में इस बार लियू और मिंग के बारे में लिखा हुआ था और एंड में वो आत्मा उन दोनों को भी मार डालती है। चैप्टर खत्म करते ही मिंग को अपना नाम सुनाई देने लगता है और उसकी खिड़की पे एक आत्मा का चेहरा बन जाता है। वो उस चेहरे को मिटाता है, पर तभी कमरे में आ जाती है वो भयानक आत्मा। मिंग उस आत्मा से बचता हुआ किचन में भाग जाता है और एक चाकू से उस आत्मा को मार डालता है, पर असल में मिंग ने अपनी ही बीवी को मार दिया था। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर पुलिस को उन दोनों हस्बैंड और वाइफ की लाश किचन के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ली नाम के एक डिटेक्टिव की, जो इस केस पे काम कर रहा है। हम लोग घर के बाहर मामिंग को भी देख पाते हैं, जो इस जगह पे आया है अपनी जर्नलिस्ट वाली जॉब को निभाने के लिए। अब भीड़ में मामिंग को पता चलता है कि जो लोग मरे हैं उनका नाम है लियू और मिंग, पर मामिंग चौंक जाता है क्योंकि वो जानता था कि जो लियू थी वो जिंगहोंग की दोस्त थी। ये बात मामिंग जाके बताता है नुओ को, जो बताती है कि मिंग और लियू ने उसकी बहन जिंगहोंग की 3 साल पहले एक बुक लिखने में मदद करी थी, और नुओ ये भी बताती है कि एक अननोन आदमी है जिसने एक लास्ट चैप्टर का लिंक जिंगहोंग को भेजा था, और जब वो चैप्टर नुओ ने पढ़ा था तो उसे बहुत ज्यादा डर लगा था। यहाँ पे अब हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि कोई अननोन इंसान उन सब लोगों को मार रहा है जिन्होंने 3 साल पहले उस किताब को लिखा था, और उनको मारने के लिए वो अननोन इंसान एक लास्ट चैप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। अब उस चैप्टर में क्या खास बात है यह हमें आगे पता चलेगा, पर अब नुओ और मामिंग जाते हैं और एक डायरी पे उन लोगों के नाम लिख लेते हैं जिन्होंने 3 साल पहले किताब को लिखा था। अब नुओ और मामिंग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। उनके पास किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और ना ही वो लोग जानते थे कि उस लिंक को कौन भेज रहा है। पर तभी नुओ को याद आता है शाओना के बारे में, जिससे जिंगहोंग ने बात करी थी मरने से पहले। वो दोनों अब फैसला करते हैं शाओना से मिलने का, और अब नुओ शाओना को मिलने के लिए बुलाती है। नुओ शाओना को ये भी बताती है कि जिंगहोंग, लियू और मिंग मर चुके हैं, जिससे शाओना चौंक जाती है क्योंकि वो तीनों उसके दोस्त थे। अब जब नुओ और मामिंग शाओना से मिलने के लिए निकलते हैं, तभी नुओ को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा है। नुओ अब डर के भागने लगती है और मामिंग उसे रोकता है। नुओ अब अचानक ही और ज्यादा डर जाती है और मामिंग उसे चाटा मार के होश में लाता है। सारे कॉलेज के बच्चे मामिंग को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने सरेआम एक लड़की को चाटा मारा है, और मामिंग और नुओ को फिर एक टीचर बुला लेता है। अब इस सब के बाद प्रोफेसर तोंग मामिंग को डांटता है क्योंकि उसने एक लड़की को मारा है, पर नुओ मामिंग को बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें शाओना को दिखाते हैं जो नुओ से मिलने पहुंच गई थी, पर ऑब्वियसली नुओ वहां पे नहीं आई थी। अब तभी शाओना को भी एक लिंक आता है और वो लिंक लास्ट चैप्टर का था, पर इस बार चैप्टर में शाओना के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद बारिश होने लगती है और शाओना एक कैफे के अंदर चली जाती है।
सीन वापस नुओ और मामिंग के पास जाता है जो कॉलेज वालों से निपटकर शाओना के पास जा रहे थे और फाइनली गाड़ी के अंदर वो दोनों कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वो लास्ट चैप्टर है वो जरूर श्रापित है जो लोगों को मार रहा है। पर अब ये बात भी साफ थी कि नुओ की जान भी खतरे में है क्योंकि उसने भी उस लास्ट चैप्टर को पढ़ा था और अब वो आत्मा नुओ के पीछे भी पड़ गई है। अब दिखाते हैं शाओना को जो कैफे में बैठकर अपना लास्ट चैप्टर पढ़ रही थी और चैप्टर खत्म होते ही लाइट्स चली जाती है और सारे लोग गायब हो जाते हैं। शाओना के पास वो भयानक आत्मा आ जाती है और फिर वो डर के भागती है। शाओना को अब एक हॉलवे में जिशान दिखाई देता है और वो उससे भी डर के भागती है। शाओना जहां भी जाती है उसे वो आत्मा दिखाई देने लगती है और फिर वो भागते भागते छत पर पहुंच जाती है। सीन वापस नुओ और मामिंग पे जाता है जो उस जगह पे शाओना से मिलने के लिए पहुंचते हैं पर उन्हें शाओना की जगह लोगों की भीड़ मिलती है। वो दोनों जाकर चेक करते हैं और उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि शाओना कैफे की छत से नीचे गिरने के बाद बुरी तरीके से मारी गई है। अब तभी मामिंग देखता है एक अपाहिज आदमी को जो मामिंग को देखते ही भाग जाता है और यहाँ पे मामिंग को अब उस अपाहिज आदमी पे शक होने लगता है। इसके बाद नुओ और मामिंग जाते हैं डिटेक्टिव ली के पास और उसे सारी कहानी बता देते हैं कि कोई इंसान एक श्राप के जरिए लोगों को मार रहा है। वो लोग डिटेक्टिव के सामने सारे सबूत रख देते हैं पर जब वो लोग लास्ट चैप्टर को खोलते हैं तो वो लिंक काम नहीं करता। डिटेक्टिव ली को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो उन दोनों को वापस घर भेज देता है पर जाने से पहले नुओ डिटेक्टिव को उन लोगों की लिस्ट दे देती है जो लोग अब आगे मरने वाले हैं। अब जब नुओ और मामिंग वापस घर जा रहे होते हैं तभी नुओ ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो एक हॉस्पिटल में पहुंच गई हो पर असल में वो मामिंग के साथ ही थी। मामिंग नुओ को होश में लाने की कोशिश करता है पर नुओ को मामिंग की बजाय वो आत्मा दिखाई देती है और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सीन डिटेक्टिव ली पे जाता है जो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि मरने से पहले शाओना कुछ पढ़ रही थी और डिटेक्टिव को यकीन था कि शायद नुओ और मामिंग की बातों में कहीं ना कुछ सच्चाई जरूर है। डिटेक्टिव ली अब लिस्ट को चेक करता है जिसमें 3 लोगों को छोड़कर सब लोग मर चुके थे और उन बचे हुए 3 लोगों के नाम थे जिया वेई जो एक लड़की है, शैंग जोंग और जिशान जो लड़के हैं। डिटेक्टिव ली अब उन तीनों लोगों को ढूंढने का काम शुरू करता है और दूसरी तरफ नुओ को घर छोड़ने के बाद मामिंग आता है प्रोफेसर तोंग से बात करने के लिए। अब मामिंग प्रोफेसर से पूछता है हिप्नोसिस के बारे में और दोस्तों अब मामिंग को लग रहा था कि वो लास्ट चैप्टर श्रापित नहीं है बल्कि में वो चैप्टर लोगों को हिप्नोटाइज करके मार देता है और ऐसा मामिंग को इसलिए लग रहा है क्योंकि जब से नुओ को श्राप लगा है उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो असलियत में मौजूद नहीं होती और जब भी मामिंग नुओ को होश में लाने की कोशिश करता है नुओ होश में आ जाती है जिससे ये साबित हो जाता है कि जो नुओ है वो एक इल्यूजन में फंस जाती है और अगर कोई आत्मा सच में होती तो वो नुओ को अब तक कब का मार चुकी होती। प्रोफेसर तोंग मामिंग को बताता है कि इंटरनेट से लोगों को हिप्नोटाइज करा जा सकता है पर इस बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो साइकोलॉजी का टीचर है ना कि टेक्नोलॉजी का। मामिंग अब घर जाता है और वो सारे हादसों को याद करता है और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है उन सब के बीच में कोई एक कनेक्शन। पर तभी मामिंग को एक कॉल आता है उसके दोस्त का। अब मामिंग ने अपने दोस्त को बोला था उस अपाहिज आदमी के बारे में पता करने के लिए और अब फोन पे मामिंग का दोस्त मामिंग को बताता है कि वो अपाहिज आदमी कहाँ पे रहता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली को लिस्ट में से शेंग जोउ नाम के आदमी का पता चल जाता है जो असल में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और वो अपाहिज भी है और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि शेंग जू ही वो अपाहिज आदमी है जिसे मामिंग ने देखा था। अब एक तरफ से मामिंग शेंग जोउ के घर पहुंचता है और दूसरी तरफ से डिटेक्टिव ली वो दोनों अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर करते हैं और कंक्लूजन निकलता है कि सब लोगों को लिंक शेंग जोउ भेज रहा है। वो दोनों अब उससे मिलने के लिए जाते हैं और शेंग जोउ उन्हें घर में ही मिल जाता है। अब ऑब्वियसली ये मूवी का वो पार्ट है जहाँ पे शेंग जोउ सब लोगों को अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है और सीन जाता है पास्ट में। हम लोग देखते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने 3 साल पहले बुक को लिखा था।
हमें पता चलता है कि शेंगजो उस जिया वेई नाम की लड़की से प्यार करता था, पर जिया वेई ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। असल में जिया वेई किसी और से प्यार करती थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि जिससे जिया वेई प्यार करती थी उससे जिंग होंग भी प्यार करती थी। इस बात पे जिंग होंग और जिया वेई में लड़ाई हो गई थी, और शेंगजो के हिसाब से उस लड़ाई के बाद जिया वेई को उस लड़के ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद जिया वेई डिप्रेशन में आ गई थी। शेंगजो बताता है कि उस लड़के का नाम था जिशान, पर यह जिशान कौन है और कहाँ है ये हमें पता नहीं चलता। हम लोग मूवी की शुरुआत से ही जिशान को देखते आ रहे हैं, पर उसका चेहरा भी हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है। जिशान के बारे में अब शेंगजो कुछ भी बताने से मना कर देता है, और फिर वो कंप्यूटर पे लास्ट चैप्टर को खोलता है। शेंगजो बताता है कि कुछ महीने पहले उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ भी करवा सकती थी, पर उस टेक्नोलॉजी को जिया वेई के पापा ने खरीद लिया था, और हमें पता चलता है कि जिया वेई का पापा ही असली किलर है जो सब लोगों को उस लास्ट चैप्टर के जरिए मार रहा है। अब जिया वेई का पापा जिया वेई के दोस्तों को क्यों मारना चाहता है ये शेंगजो नहीं बताता, और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। शेंगजो भी मारा जाता है, और अब लिस्ट में बचे थे सिर्फ जिया वेई और जिशान। अब तभी मामिंग को नुओ की मां का फोन आता है, और उसे पता चलता है कि नुओ कहीं पे गायब हो गई है। मामिंग तुरंत ही नुओ के घर पहुंचता है, और उसे पता चलता है कि एक बार फिर से जिया वेई के पापा ने लिंक भेजा है, जिसमें इस बार नुओ और मामिंग की मौतों के बारे में लिखा हुआ है। मामिंग अब तुरंत ही उस चैप्टर को पढ़ने लगता है, और वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है, और उसे दिखाई देता है एक पुराना हॉस्पिटल। मामिंग जानता था कि ये सब कुछ असली नहीं है, और इसलिए वो खुद को उस डरावनी दुनिया से आसानी से बाहर निकाल लेता है। मामिंग अब भागता है उसी पुराने हॉस्पिटल की तरफ जो उस विजन में उसे दिखाई दिया था, क्योंकि वो जानता था कि नुओ भी जरूर वहीं पे गई होगी। मामिंग थोड़ी ही देर में उस पुराने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, पर हॉस्पिटल में घुसते ही उसके दिमाग में दर्द होने लगता है, और वो फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। अब उस डरावनी दुनिया में मामिंग नुओ को ढूंढना स्टार्ट करता है, और से नुओ मिल भी जाती है, जो पूरी तरीके से होश खो चुकी थी और हॉस्पिटल की छत की तरफ बढ़ रही थी। नुओ को अपनी बहन जिंगहोंग की आत्मा दिखाई दे रही थी, जो नुओ को अपने पास बुला रही थी, पर मामिंग नुओ को पकड़ लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। मामिंग नुओ को चाटा मारता है, और अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर जब वो दोनों भागना शुरू करते हैं तो फिर से सब कुछ डरावना हो जाता है। वो भागना कंटिन्यू रखते हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलता है जिशान। अब तभी डिटेक्टिव ली का फोन आता है, और डिटेक्टिव ली बताता है कि जिया वेई का पापा और कोई नहीं प्रोफेसर तोंग है, और जो जिशान है वो कोई इंसान नहीं है। जिशान असल में एक कैरेक्टर है जो जिया वेई ने किताब के लिए बनाया था, क्योंकि जिया वेई ने बाकी लोगों की तरह खुद को उस किताब में नहीं डाला था। इसके बदले जिया वेई ने जिशान नाम के एक कैरेक्टर को बनाया था, और इसका मतलब जिया वेई ही असल में जिशान है। ये सुनते ही जिशान बदल जाता है लंबे बालों वाली आत्मा में, जो अब उन दोनों को बुरी तरीके से डरा देती है। वो आत्मा अब उड़ने लगती है और उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। वो दोनों अब आत्मा से बच के भागते हैं, पर भागते भागते मामिंग गिर जाता है और वो होश में आ जाता है। मामिंग अब नुओ को होश में लाने की कोशिश करता है, पर फिर से वो भी अचानक से हिप्नोटाइज हो जाता है। लंबे बालों वाली आत्मा अब उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है, पर मामिंग जानता था कि ये सब कुछ असली नहीं है, और इसलिए मामिंग उस आत्मा पे ही हमला कर देता है, और वो आत्मा गायब हो जाती है। मामिंग अब पूरी तरीके से होश में आ जाता है, पर नुओ अभी भी हिप्नोटाइज थी, और अब नुओ को मामिंग की जगह वो आत्मा दिखाई देने लगती है। नुओ अब भागती है और मामिंग उसका पीछा करता है, पर नुओ को लगता है कि वो आत्मा उसके पीछे पड़ी है। नुओ भागते भागते छत पे चली जाती है, पर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, मामिंग और डिटेक्टिव का एक असिस्टेंट नुओ को बचा लेते हैं, और नुओ भी पूरी तरीके से होश में आ जाती है। अब एक डिटेक्टिव और पुलिस वालों की बड़ी टीम यूनिवर्सिटी जाती है, जहां पे प्रोफेसर तोंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब जेल में प्रोफेसर सारी की सारी कहानी सुलझा देता है। और यहाँ पे हमें अब फाइनली पता चल जाएगा कि आखिर में क्या हुआ था, और वो लंबे बालों वाली आत्मा असल में कौन है।
दोस्तों अब यहाँ पे प्रोफेसर तोंग बताता है कि जो जिशान का कैरेक्टर था वो सिर्फ बुक के अंदर इमेजिनरी था, क्योंकि जिशान तो असली दुनिया में जिया वेई थी। अब जो बुक की कहानी थी उसके अंदर जो जिंग होंग की कैरेक्टर थी वो जिशान से प्यार करती थी। अब क्योंकि जिशान का रोल जिया वेई लिख रही थी तो असलियत में भी धीरे धीरे जिया वेई जिंग होंग से प्यार करने लगी थी। पर जब जिया वेई ने जिंग होंग को बताया कि वो उससे प्यार करती है तो जिंग होंग ने उसका प्यार ठुकरा दिया और जिया वेई डिप्रेस्ड हो गई। जिया वेई को हॉस्पिटल भेज दिया गया था, जहाँ पे एक दिन जिया वेई ने खुदकुशी कर ली थी और इसका मतलब वो लंबे बालों वाली आत्मा जिया वेई ही थी। अब प्रोफेसर बताता है कि जब ये सब कुछ हुआ था तो वो अपनी बेटी के साथ नहीं था उसे बचाने के लिए, और इसलिए ही प्रोफेसर ने शैंग जो की टेक्नोलॉजी को खरीदा था ताकि वो अपनी बेटी का बदला ले सके। और उसने फाइनली उन सारे लोगों को मार दिया है हिप्नोटाइज करके जिन्होंने जिया वेई के साथ उस किताब को लिखा था, क्योंकि अगर कोई उस किताब को लिखना स्टार्ट ही नहीं करता तो जिया वेई को जिंग होंग से प्यार होता ही नहीं और वो आज भी जिंदा होती। अपना जुर्म एडमिट करने के बाद प्रोफेसर तोंग को जेल हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, और नुओ और मामिंग को समझ आ जाता है कि ये पूरी कहानी बिल्कुल ब्लू व्हेल गेम जैसी है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन द पेरिलियस इंटरनेट रिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।